नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया सा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबरों के साथ। देश भर में आजादी का महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश में भी अमृत महोत्सव के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जनजातीय अध्ययन केंद्र की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम ने हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन के दौरान जनजातीय क्षेत्र से जुड़े स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास में कोई ऐसा स्वतंत्रता सेनानी भी रहे जिनका नाम कभी इतिहास में दर्ज नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आसान रास्तों पर ही चले, मुश्किल रास्तों पर चलने की किसी ने जहमत नहीं उठाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों की ओर से पूछे गए छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार छात्र संघ चुनाव को बहाल करने के लिए गंभीरता से विचार कर रही है। वक्त की एक परिस्थिति थी, देश की आजादी के लिए लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, यहां तक के बलिदान दिए, लेकिन ये भाव नहीं था कि हमारा कहीं जिक्र होना चाहिए, रिकॉर्ड पे दर्ज होना चाहिए कि देश की आवश्यकता थी, देश आजाद होना चाहिए, स्वाधीनता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, ये एक लक्ष्य था। और उन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी देने के बाद उस लक्ष्य को हासिल किया। और खास तौर से जो ऐसे लोग थे जो लोगों से मिलते भी कम थे, यानी कि भीड़ में कम होते थे, लेकिन उसके बावजूद दूर दराज के इलाके में, ट्राइबल के इलाके में भी अपना योगदान स्वतंत्रता के लिए दे रहे थे। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव के पूरे देश भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला बनाई है, उसमें इसको भी जोड़ा है। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर सीएम जयराम ठाकुर ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को कांग्रेस जोड़ो यात्रा के नाम देना चाहिए। देश भर में आज कांग्रेस बिखरी हुई है और कांग्रेस के इतिहास का सबसे खराब दौर चल रहा है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सलाह देते हुए कहा कि कांग्रेस को जोड़ने का काम कांग्रेस नेता को करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत मजबूत नेतृत्व से मजबूती के साथ जुड़ा है और भारत को जोड़े रखने के लिए हमें पीएम के साथ खड़ा होना चाहिए। मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। पहले तो उसमें यही मुझे लगता है कि भारत जोड़ो से तो बेहतर ये होगा कि कांग्रेस जोड़ो, इस यात्रा को यही नाम देना चाहिए। कांग्रेस बिखर गई है पूरे देश भर में और ये स्थिति जो हम कांग्रेस पार्टी की आज देख रहे हैं कि शायद कांग्रेस के इतिहास में ये सबसे खराब दौर चल रहा है। तो ये जोड़ने की बातें भारत की जो कही जा रही हैं, तो इससे बेहतर है कि वो कांग्रेस को जोड़ने का ही काम करें। भारत जुड़ा हुआ है, मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है, मजबूत नेतृत्व के साथ जुड़ा हुआ है। लगातार भारत आगे बढ़ रहा है और भारत को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ खड़े होकर के उनको ताकत देनी है, उनको मजबूती देनी है। उस काम के लिए हम कर रहे हैं। इसके सिलसिले में अभी हमारी बहुत विस्तार से बातचीत कैबिनेट की बैठक में भी हुई है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस वायरस की चपेट में बहुत बड़ी संख्या में हमारे पशुधन आया है और बहुत की मृत्यु भी हुई, लेकिन बहुत का उपचार भी हुआ है। और जो भी इसमें जो आवश्यक कार्रवाई करने की दृष्टि से एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को दे दी गई है और इसमें वैक्सीन लगाने के लिए भी प्रावधान, उसको भी हमने कहा कि उसको युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए, जिसमें क्योंकि 5 किलोमीटर के रेडियस में जब इस तरह के वायरस आ जाता है तो संभावना इसकी फैलने की बढ़ती है। तो ऐसे में कहा गया कि उस एरिया में हम कोशिश करें कि हम समय पर वहां पर वैक्सीन उपलब्ध कराएं, वैक्सीन लगाएं। और जहां अगर ये इन्फेक्शन आ ही गया है, अगर वायरस आ गया है, तो अगर संक्रमित हो गए हैं पशु, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो चीजें जो करने की हैं उनको करने के लिए। तो शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज प्रदेश के विभिन्न भागों के लिए 30 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। हिमाचल प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और एम्बुलेंस की निरंतर आवश्यकता के दृष्टिगत ये सुविधा मरीजों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी।
इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है और ताकि मरीजों को अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक योजना के तहत 10 वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं और अभी तक जन कल्याण के लिए कुल 25 मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक वाहन प्रदान किए जा चुके हैं। इस अवसर पर प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभाषिए पंडा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक हेमराज बैरवा, निदेशक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग डॉक्टर अनीता महाजन मौजूद रही। हमारी सरकार की ये शीर्ष प्राथमिकता रही है कि स्वास्थ्य की सुविधाओं को और बेहतर किया जाए और उस दृष्टि से चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहें तो उसमें भी हमने काफी हद तक इन 5 वर्ष के कार्यकाल में बहुत बेहतरीन काम किया है। और उसके साथ साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसकी आवश्यकता हम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं देने के लिए हम महसूस करते हैं और जो योजना 2010 में दिसंबर में शुरू हुई थी 108 की, तो वो सुविधा ठीक प्रकार से चले, ये एक आज की आवश्यकता महसूस हो रही थी क्योंकि जो गाड़ियां ली गई थी वो काफी लंबे समय से ली गई थी, काफी चलते चलते खराब भी हो रही थी। तो इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमने 30 नई एम्बुलेंस जो है यहां से रवाना की है। तो शिमला में स्मार्ट सिटी को लेकर शिमला स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम की चौथी बैठक हुई। बैठक कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में आयोजित की गई है और बैठक में शिमला शहर के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। वहीं बैठक में मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला के लिए तैयार किए गए स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के तहत अच्छी प्रगति हुई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने शिमला शहर की तकदीर बदल दी है। 4 फ्लाईओवर और एक सुरंग के निर्माण से संबंधित 85.23 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाएं प्रमुख जंक्शनों पर यातायात की भीड़ को कम करने में सहायक होगी, जो सालों से अड़चन बन गई है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड पार्किंग के निर्माण से नियमित ट्रैफिक जाम से सड़कों को कम करने और वाहनों को सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगा। शिमला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार द्वारा जो है वो दिया गया है और धर्मशाला शिमला दोनों शहर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। हम धन्यवाद करना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और उनकी सरकार का, जिन्होंने इस मिशन में भी जो 50% के मोड पर जो है वो पास हुआ था और सारे देश भर में जो है इसी तरह से जो है वो काम हो रहा है, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमाचल प्रदेश के लिए जो है वो 90-10 में जो है वो उसकी अप्रूवल दी है। पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी जो तय किया है 500 करोड़। हिमाचल प्रदेश जो है उसमें जितना भी संभव अपने बजट में होगा वो उसमें 10% से अधिक जो है वो दे सकती है। तो हमीरपुर के जिला कांग्रेस कमेटी के डीसीएम कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र जाट ने कहा कि वर्तमान में देश जिस विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है, इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय नेता राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक तय की जानी है। ये लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा 150 दिनों तक लगातार चलेगी। इस यात्रा के लिए ऐसे यात्रियों का चयन किया गया है जो पूरी यात्रा तय करेंगे। रास्ते में आने वालों से प्रदेशों से स्थानीय लोग इस जत्थे के साथ जुड़ते जाएंगे और उपस्थिति को बढ़ाते जाएंगे। ये यात्रा हर देशवासी को एक माला में पिरोने का बड़ा लक्ष्य पूरा करेगी, ऐसा हर कांग्रेस जन और आमजन का मत है।
भारत जोड़ो आंदोलन, ये जो पद यात्रा है, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है कि जिस ढंग से आज देश की जो स्थिति है, देश में जो जाति पाति और धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है, देश की अखंडता और प्रभुसत्ता और जो देश की आज़ादी है, जिस तरह से उसको खतरा बना हुआ है और जिस तरह से लोकतंत्र और संवैधानिक जो हमारी व्यवस्था है उसको तहस नहस किया जा रहा है और जिस ढंग से लोग त्रस्त हैं महंगाई, बेरोजगारी और दूसरी जन विरोधी नीतियों से, उसके खिलाफ लोगों को जागृत करना और लोगों से सीधा संवाद जो है इस यात्रा के दौरान करना, ये इस यात्रा का सबसे बड़ा मकसद है। तो शिमला में कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष नरेश चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि देश में आज राजनीतिक केंद्रीकरण हो रहा है। मोदी सरकार विपक्षी दलों को परेशान कर रही है और देश का लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है, ये जनता को बताना है। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही है और जो गंभीर समस्या है, जिसको लेकर कांग्रेस ने देश में आज से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी है, जो 12 राज्यों में 3500 किलोमीटर चलेगी। इस यात्रा का शुभारंभ कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने किया। यात्रा के दौरान देश विरोधी नीतियों को उजागर करेगी। वहीं नरेश चौहान ने कहा है कि बीजेपी विधायक के चालक का बिजली बोर्ड में भर्ती को लेकर ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें बिना पेपर दिए भर्ती की बात हो रही है। इसकी जांच होनी चाहिए। तो भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ जो है राहुल गांधी ने कर दिया है और इस यात्रा का शुभारंभ जो है कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने शुरुआत की है और इसको लेकर लगातार सभी कांग्रेसी जो है यहाँ पे एकजुटता दिखाते नजर आ रहे हैं और 35 किलोमीटर की ये यात्रा होगी, जहां राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के कई नेता जो है इस यात्रा में जुड़ते नजर आएंगे और इस यात्रा के दौरान जो है तमाम तरह की चीजें उजागर करने की कांग्रेस की ये कोशिश की गई है इस भारत जोड़ो यात्रा के तहत। कांग्रेस पार्टी ने आज कन्याकुमारी से हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, जो कन्याकुमारी से शुरू होगी और इसका लास्ट चरण जो होगा वो श्रीनगर होगा। आप सभी जानते हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है और इस यात्रा के दौरान 3500 किलोमीटर का जो रूट बना है और 150 दिनों तक ये यात्रा चलेगी और इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 22 से 23 किलोमीटर डेली पद यात्रा करेंगे और कांग्रेस पार्टी के नेतागण और समाज के वो लोग जोड़ने का प्रयास है कि आज देश के अंदर एक किस तरह की विचारधारा और सरकार और देश को जो सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे या राजनीतिक तौर पे इस देश को किस तरह से चलाना चाहते हैं। तो मंगलवार को शिमला के कोटशेरा कॉलेज में छात्र संगठनों के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद कॉलेज परिसर पुलिस छावनी में तब्दील नजर आ रहा है। जगह जगह पर पुलिस के जवान विद्यार्थियों की चेकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा बिना चेकिंग और आई कार्ड किसी भी विद्यार्थी को कॉलेज परिसर में एंट्री नहीं दी जा रही है। वहीं कोटशेरा कॉलेज के प्रधानाचार्य अनुपमा गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को छात्र संगठन के बीच हुए विवाद में एसएफआई छात्र संगठन से जुड़े कई छात्र हाथ में रॉड लेकर आए और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि मारपीट में शामिल सभी छात्रों को निलंबित कर दिया गया है और डिसिप्लिन कमेटी छात्रों पर कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए पुलिस का सहयोग भी लिया जा रहा है। काम ही कर रहे हैं जैसे आप ड्यूटी पर। तो यहाँ पे छात्र संगठनों के बीच जो है विवाद का मामला देखने को मिला है, जिसके बाद जो है इस पूरे मामले पे यहाँ पे कड़ी कार्रवाई की जा रही है और जिसमें पुलिस की भी मदद ली जा रही है और छात्र संगठनों के द्वारा जो है यहाँ पे मारपीट का मामला सामने आया है, जिसको देखते हुए यहाँ पे कॉलेज कमेटी की तरफ से इन छात्रों को निलंबित कर दिया गया है। जितने भी छात्र इस मारपीट में शामिल थे सभी छात्रों को कॉलेज की तरफ से निलंबित कर दिया गया था।
और कॉलेज परिसर में इस मारपीट के बाद जो है पूरा कॉलेज परिसर जो है छावनी में तब्दील हुआ है और इसके बाद पुलिस जो है इसको लेकर जांच यहां पे पड़ताल कर रही है। काम ही कर रहे हैं जैसे आप ड्यूटी पर। ये कल 9:45 बजे एक स्टूडेंट्स का ग्रुप सडनली कैंटीन में आया और एक दूसरा ग्रुप जो था स्टूडेंट्स का वो चाय पी रहा था। उनकी 10 बजे क्लास थी और सडनली उन्होंने अपने डंडे वगैरह निकाले, रॉड, डंडे और सरिया, और उनको मारना शुरू कर दिया। कैंटीन में CCTV लगा हुआ है, कैमरा लगे हुए हैं, उसमें पूरी फुटेज में ये दिखता है कि एक ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप को बहुत बेदर्दी से मार रहा है। तो जब हमने इसको ठीक से देखा तो जितने भी मारने वालों के बैचेस हैं वो सारे SFI के स्टूडेंट्स हैं और जिनको मार पड़ी है वो ABVP के स्टूडेंट्स हैं। लगभग 9:45 बजे सुबह जितने भी स्टूडेंट्स थे जो मार रहे थे अंदर, जिनके हाथ में रॉड्स थे, डंडे थे और सरिया था, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है CCTV फुटेज से और टीचर्स ने सबने आइडेंटिफाई किया जिसकी क्लास के वो हैं, उनके रोल नंबर्स, सब कुछ। उनके पेरेंट्स को चिट्ठियां लिख दी गई हैं, रजिस्टर्ड लेटर्स, फ़ोन पे बात हो गई है और 12 तारीख को, क्योंकि पेरेंट्स को आने को थोड़ा सा टाइम देना है हमने। तो हिमाचल प्रदेश में टैक्सियों में GPS सिस्टम लगाना जहां अनिवार्य कर दिया गया है, तो वहीं अब हिमाचल प्रदेश में GPS सिस्टम लगाने वाली कई कंपनियां प्रदेशों से फरार हो गई है, जिससे हिमाचल प्रदेश में करीब 1 लाख टैक्सी ऑपरेटर की मुश्किलें बढ़ गई है। वहीं टैक्सी चालकों ने प्रदेश सरकार पर तंग करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि पहले ही 15,000 रुपए की कीमत वाला GPS सिस्टम अपनी टैक्सी में लगा चुके हैं, लेकिन अब वो कंपनी फरार हो गई है। ऐसे में सरकार नया फरमान जारी कर रही है कि वे अब दोबारा से नया GPS सिस्टम अपनी टैक्सी में लगाएं, जिससे टैक्सी चालक आर्थिक रूप से भी काफी परेशान होंगे। कुल्लू टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के चेयरमैन कविंद्र ठाकुर ने बताया कि इसमें टैक्सी चालकों की कोई गलती नहीं है, जबकि GPS सिस्टम लगाकर फरार होने वाली प्रदेश सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। तो प्रदेश में टैक्सी चालकों के लिए जो है अब मुश्किलें बढ़ रही है और GPS सिस्टम लगाने वाले इस दौरान कई कंपनी फरार हो गई है। सभी टैक्सी चालकों को अपने टैक्सी में GPS लगाने का जो है आदेश दिया जा रहा है और इसको देखने के बाद जो है टैक्सी चालकों की परेशानी बढ़ गई है। टैक्सी चालकों को कहना है कि आर्थिक रूप से पहले से ही वो परेशान है, ऐसे में अब सरकार उन पे फिर से एक बार दबाव बना रही है, ऐसे उनकी मुश्किल एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि इसके बाद से देखा जा रहा है कि प्रदेश के कई ऐसी कंपनियां हैं जो फरार हो गई है और GPS सिस्टम को लेकर यहां टैक्सी चालकों की परेशानी बढ़ गई है और लगातार उनके ऊपर GPS लगाने को लेकर ये फरमान जारी किया गया है, जिसको लेकर टैक्सी चालकों का कहना है कि पहले ही उन्होंने अपनी गाड़ी में GPS लगा रखी थी, अब जो कंपनी थी वो फरार हो गई है, जिसको लेकर टैक्सी चालकों की परेशानी बढ़ गई है। ऑल हिमाचल के जो टैक्सी ऑपरेटरों को जो मतलब ये नहीं कहें जो तंग किया जा रहा है, जो कुछ भी जो है मतलब हर चीज़ जो भी है वो टैक्सी वालों पर ही थोपा जा रहा है। अब हाल ही में उन्होंने जो है GPS सिस्टम का जो लगाया हुआ है, जिसमें कि मतलब 13 कंपनियों को ऐतराज़ की हुई है, तो उसमें जो ज़्यादातर कंपनियाँ जो भाग गई है, तो सरकार कह रही है जो भाग गई है तो दूसरी कंपनी का लगाओ। तो पहले ही हमने 15-15 हज़ार रुपये खर्च रखे हैं, तो उसके बाद हम दूसरी कंपनी का लगाएंगे। और जो पुरानी कंपनियाँ जो 1-2 कंपनियाँ हैं भी वो बता रही हैं कि 2500 रुपये साल का रिचार्ज करो और 45-47 रुपये का रिचार्ज करो, ये तो सरासर गलत है। तो और उसकी वजह से मतलब जो है हमारी को जो नुकसान है GPS का हमें। तो सोलन में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन लेकर जो रेहड़ी वाले स्वावलंबी हुए हैं उनके लिए स्वनिधि उत्सव का आयोजन किया गया है। आयोजन की अध्यक्षता उपायुक्त कृतिका कुलहरी ने की है और उपायुक्त ने महिलाओं द्वारा हाथ से तैयार उत्पादों का अवलोकन कर उनकी मेहनत की सराहना की। उल्लेखनीय है और सोलन में 360 पथ विक्रेता है, जिसमें से 148 पथ विक्रेताओं ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लोन लिया है। वहीं 5 ऐसे पथ विक्रेता हैं जिन्हें इस योजना के तहत 50,000 तक का लोन लेकर स्वावलंबी बन चुके हैं। वहीं लाभार्थी पथ विक्रेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस योजना के लिए आभार व्यक्त किया है।
तो पथ विक्रेताओं को लोन लेने का यहाँ लाभ मिला है और जिसको लेकर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए भी कि सोलन से ये खबरें हम आपको बता रहे हैं जहां पे पथ विक्रेताओं के लोन लेने का लाभ मिला है और महिलाओं को ये लाभ खास तौर पे देखने को मिला है। इन लोगों को अपना रोज़गार प्रोवाइड करने के लिए और साथ में जैसे हमारी एसएचजी ग्रुप्स का आज यहाँ एग्जीबिशन भी लगा है, वो ग्रुप्स जो यूडी डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस योजना के तहत जो है जितने भी इस प्रकार के लोग होते हैं उन्हें सरकार के द्वारा लोन और इस प्रकार के लाभ दिए जाते हैं। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से लोगों से आह्वान रहेगा कि जो भी इसमें एलिजिबल लोग हैं वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और सरकार की जो ये स्कीम है उसे और सफल बनाएं। मेरा नाम मेहताब सिंह है। हम सबसे पहले तो अपने सभी साथियों की तरफ से अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए ऐसी योजनाएं निकाली। ये ऐसी योजना है जिससे हमारे लॉकडाउन में बुरे से बुरे वक्त में ये योजना हमारे काम आई है और हमने अपने बच्चों का, अपने परिवार का पेट का लालन पालन किया, अपना कारोबार को इससे आगे स्वचालित किया और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि पहले हमारे को 10,000 से शुरू किया गया, उसके बाद हमें 20,000 दिए जा रहे हैं और फिर उसके बाद हमें 50,000 का है, फिर उसके बाद 1 लाख का है और आगे आप जितना अगर आपका व्यवहार ठीक रहेगा बैंकों के साथ तो आगे ऋण मिलता जाएगा और आपके परिवार का और आपके कारोबार का संचालन होता रहेगा। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है जी और पहले 10,000 का लोन लिया जी और रेडी वालों ने फिर उसके बारे में 20,000 का लोन दिया। मोदी जी की योजना के कारण सब लोगों को बहुत बहुत सुविधा मिल रही है। क्या फायदा क्या होगा इससे? फायदा ये है कि जी जैसे रोजगार के लिए कभी 10,000 भुगता दिया, फिर उसके बाद 20,000 लिया, 20,000 के बाद वो भुगता दिया, उसके बाद 50,000 रुपये लिया। मोदी सरकार ने जो मुझे लोन दिया है इससे मेरा कारोबार सही चला है और मेरा घर बार चला है और मैं रेडी फेडी करती हूँ। ये अच्छा है जी। क्या लाभ मिला इससे आपको? इससे थोड़ा आगे के लिए सामान वगैरह भर सकती हूँ अपनी रेडी में और काम चला सकती हूँ। कितना लोन मिला है? अभी तो फिलहाल मैंने 10,000 का लिया है जी, उसको वापस करके फिर दोबारा लूंगी 20,000 तक का, जितने तक का देंगे उतने तक का। तो जिला बिलासपुर में एम्स हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है और सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें जो सैलरी देने का वादा किया गया था वो उन्हें नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी के द्वारा उन्हें लगभग 19,000 मासिक वेतन देने की बात की गई थी, लेकिन 10,000 के करीब भी उन्हें सैलरी दी जा रही है, जिसके चलते उन्होंने कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और साथ ही उनका कहना है कि उनसे स्टाम्प पेपर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि कंपनी उनके स्टाम्प पेपर भी वापस करे, नहीं तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं एम्स हॉस्पिटल के यहाँ पे सफाई कर्मचारी ने हड़ताल जारी कर दिया है और हड़ताल जारी होने की वजह जो है यहाँ पे मासिक वेतन बताया जा रहा है और जो कंपनी है इनको वादा किया गया था कि हर महीने 19,000 रुपए इनको मासिक वेतन के तौर पे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 10,000 रुपए इनकी मासिक वेतन जो है इनके द्वारा कही जा रही है, जिसको लेकर अब ये लगातार जो है हड़ताल जारी कर रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक इनकी मासिक सैलरी को लेकर यहाँ पे सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तब तक ये ऐसे ही अपनी मांगों को लेकर अड़े रहेंगे। और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि बिलासपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पेमेंट बताई गई, अब सर हमें 1 मंथ हो गया इधर काम करते हुए, अब जब पेमेंट का टाइम आया तो हमें बोल रहे हैं आपको 10,000 रुपए पेमेंट मिलेगी। इससे पहले सर प्रशासन और ये कंपनी वाले कहाँ से हुए थे जब हमारी ज्वाइनिंग करवाई, 1 महीना लाने के बाद हमें बता रहे हैं 10,000 रुपए पेमेंट मिलेगी आपको। सर अंदर जाके चलो, आप इतना मंदा हाल है, हमें बताए हमने कैसे काम किया है। 10,000 रुपए में कौन सफाई कर्मचारी काम करेगा सर? आप अभी हमारे साथ चलो अंदर देखो कौन सा काम है। 5,000
हमारे से सिक्योरिटी के लिए गए पैसे, ड्रेस चार्जेस है और सिक्योरिटी चार्जेस है सर, हमने वो भी पैसे दिए। जैसे कंपनी ने बोला हमने सर इनके रूल फॉलो किए। अब जब पेमेंट की बारी आई, खाली स्टाम्प पेपर भी सर हमसे लिया गया। उसमें इन्होंने बोला हम अपनी शर्तें लिखेंगे, वो आपको करनी पड़ेगी। हम सर इनकी शर्तों के लिए हमने वो स्टाम्प पेपर भी दिया। नविता है और मैं यहाँ पे हाउस कीपिंग में काम कर रही थी MG सोलंकी कंपनी के अंतर्गत। तो यहाँ पे सर जब हमने ज्वाइन किया था तो हमारे से 5,000 रुपए सिक्योरिटी लेके ज्वाइन किया गया था और हमारे को बोला गया था भी आपकी सैलरी 19,000 होगी। 19,000 सैलरी बताई थी। PF काटने के बाद हमारे को बताया था आपको 17,000 सैलरी मिलेगी। तो सर आज हमारी सैलरी है, जब सैलरी देने की बात आई है, हमने 5 अगस्त से ज्वाइन किया था और आज 5 सितंबर को हमारे को महीना हो गया था। अब जब हमारी सैलरी देने की बात आई है तो ये लोग बोल रहे हैं भी हम आपकी सैलरी 10,000 देंगे। तो सर ये कौन सा रूल है, कौन सा उसका रूल है? ये भी हमारे को 10,000 सैलरी देंगे। पहले इन्होंने हमारे को 19,000 बताई, अभी हमारे से खाली स्टाम्प पेपर ले रहे हैं। उसमें बोल रहे हम कंडीशंस लिखेंगे, आप साइन करना। सर हम कंडीशंस पढ़ने के बाद साइन करेंगे। तो इन्होंने अभी हमारे से साइन तो नहीं करवाए, खाली स्टाम्प। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।